विच आई नो, जो कि जिनके अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि क्या होता है कि जब उनके पास कोई जॉब ओपनिंग निकलती है तो वो पहले इन हाउस पोस्टिंग करते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को पहले वो चांस देना चाहते हैं कि अगर वो आके प्रूफ करना चाहे तो दैट इज़ दी बेस्ट बेसिकली वो चांस मिलता है वो उन कैंडिडेट्स को जो कि प्रॉब्ली एक एरिया से निकल के दूसरे में स्विच करना चाहे, और वहाँ पे उनको फाइनेंशियली भी इतना हिट नहीं होता और वो बड़ा अच्छा सस्टेन कर जाता है। सेकेंडली ये कि अगर जी मुझे आज अपनी फील्ड पूरी चेंज करनी है तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या आप स्टार्टिंग करियर में, क्या आप मिड करियर में, क्या या एंड करियर के अंदर, तब ऑप्शंस क्या रह जाते हैं। तो ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट डिसीजन है। होता क्या है कि जी फॉर एग्जांपल आज मैं डायरेक्टर पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, कल को मुझे अपनी जॉब स्विच करनी है और मैनेजर लेवल पे पोजीशन मिल रही है तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ नहीं जी मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा ये स्टेटस है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, तो एग्जैक्टली वही चीज़ें मिले। तो अगर वो आप अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर लेते हैं, वो ले आते हैं, तो फिर आपके लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं और वहाँ पर जाहिर सी बात आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अच्छा इमरान, मुझे बताएं कि लड़कियों के लिए आप क्या समझते हैं कि मैंने बहुत सी लड़कियां देखी जो डॉक्टर बनना चाह रही होती हैं, बेचारियां एंड में उनकी शादियां हो जाती हैं, वो फिर बेचारियां कंटिन्यू नहीं कर सकती हैं। आपके ख्याल में लड़कियों को कैसी फील्ड चूज करनी चाहिए जो उनके लिए लॉन्ग टर्म चलती रहे? देखें, आई थिंक डॉक्टर बनना भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बट इसमें बिल्कुल अच्छी बात है, पैसा इतना आ रहा होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पेरेंट्स का होता है। हाँ। वो एक्चुअली हमारा हम सबके साथ ये प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब ये MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, हम ये सोच के कर रहे हैं कि जी कल को हमें इसको कमाना है, बस हमें इसके 50,000 लाख रुपए जो भी सैलरी मिलनी है वो मिलनी। ये नहीं सोचते कि कल को आगे जाके कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कह रहे हैं लड़कियों की शादी होती है, बहुत सारी लड़कियां आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, वहाँ पे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी वाइफ कितनी जी डॉक्टर है तो उनको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करना चाहिए। और डॉक्टर और इस तरह के प्रोफेशन इस तरह है कि वन कैन रन ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस में, इसके लिए फुल टाइम आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई थिंक थोड़ा सा पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ लड़के के लिए नहीं होती, करियर लड़कियों के लिए भी। और आपके ख्याल में मीडिया, फिल्म मेकिंग, आर्ट, इसका कितना स्कोप है? जैसे मैंने कहा कि ये एक अब वेल स्टैब्लिश इंडस्ट्री बन चुकी है और यहाँ पे मैं लड़कियों के लिए बात कर रही हूँ, लड़कियों के लिए कितना स्कोप है? लड़कों का तो फिर हो ही जाता है। मैं मेरे हिसाब से तो आजकल मैं जितने भी प्रोग्राम्स देखता हूँ इवनिंग में दिन रात, तो वो सारे लड़कियां ही होस्ट कर रही होती है। नहीं, होस्ट तो करना अलग चीज़ है ना, बाकी जो पीछे बैठ के काम करने वाले में मैंने ये देखा है कि लड़कियों बेचारियों को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है कि नहीं ये क्या करेंगे। अब वो टाइम नहीं रहा। अब बेसिकली अब वो एरा आ गया कि जो बेसिकली प्रोड्यूस कर सकता है उसके। इस पे हम बात करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। Hello, मैं इकराम बात कर रहा हूँ। आई वाज गोइंग थ्रू योर शो और इट्स रियली नाइस। नॉर्मली आपका शो देखा जाता है डेली। थैंक यू सो मच। आज एक तो छोटी सी बात आपको छोटा सा एक मेंशन करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स का भी छोटा सा तो हक होता है कि हम भी मेंशन करते जाएं प्रोग्राम में। जरूर जरूर। तो अब ये कि 10 मिनट पहले आपकी छोटी सी मिस्टेक पकड़ी की है, मैं आपको बस साइन दे दूंगा कि आपने एक स्लैंग वर्ड यूज किया है थोड़ा वॉइस से, तो वो प्लीज मत यूज किया करें, उसका बड़ा अजीब मीनिंग है पंजाबी में। अच्छा ठीक है। होता है कि हम पंजाबी वर्ड उर्दू में यूज कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हो। बिल्कुल। ये है कि इमरान साहब से ये है कि एक क्या काइंडली कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनके वो टैक्टिक्स जो हों, मतलब लेट्स से रिगार्डिंग कुछ फील्ड इस तरह की जो होती हैं जिनके हिसाब से मतलब वो बंदे को अपना प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी चाहिए। अच्छा। फर्स्ट इंप्रेशन जी बिल्कुल। जब बातचीत हो रही है उसमें तो ज्यादातर ये भी होता है कि जो पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल जो है उसका भी आपको थोड़ा सा होता है कि वो किस टाइप का है। बिल्कुल। इकराम, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हो? I'm myself from a businessman, मगर ये है कि मेरा मार्केटिंग से भी ताल्लुक है। अच्छा। तो इस वजह से यानी कि HR काइंड ऑफ आप कहने के इस डिपार्टमेंट से डीलिंग रहती है। अच्छा। तो इस वजह से मैं चाहूँगा कि इमरान साहब थोड़ा सा इसके ऊपर क्रिटिकली भी इवैल्यूएशन मतलब थोड़ी सी कर रहे ताकि जो नोविसेस जो अभी देख रहे हैं प्रोग्राम, वो जो है वो कोई क्लियर विजन मिल जाए। बिल्कुल। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद दिला दिया कि मैंने वो पंजाबी का वर्ड यूज किया था। आई एम सो सॉरी। हाँ वही मैं कह रही हूँ, वो पंजाबी में वो स्लैंग होता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इतना भी बुरा वर्ड नहीं है। पंजाबी में स्लैंग है लेकिन इतना बुरा नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इकराम साहब का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। और इसमें 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 1,
कि मैंने लास्ट टाइम भी ये चीज़ कही थी कि हर स्टूडेंट एक अच्छी मल्टीनेशनल लीडिंग लोकल कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, बट वो ये नहीं समझना चाहता कि जी उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। हाँ। अब उनकी रिक्वायरमेंट समझना भी बहुत इजी है, ये भी मैं सीक्रेट बता देता हूँ कि किस तरह होता है। बहुत सारे आपके, अगर आप नहीं गए कभी उन कंपनीज़ के अंदर, तो आपके साथ के स्टूडेंट्स ज़रूर गए होंगे फॉर इंटर्नशिप पर्पस, फॉर प्रोजेक्ट पर्पस। तो उनसे आप जाके पूछे कि जी किस तरह का एनवायरनमेंट है कंपनी के अंदर, किस तरह लोग इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही होती हैं। तो एक फीलर आपको आ जाता है कि जी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरह से चीज़ें वर्कआउट हो रही है। तो व्हेन यू गो यू टेक दैट डिस्कशन विद यू, और उसको फिर अपने जो भी एग्जांपल्स है उसके साथ रिलेट करके प्रेजेंट करें। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक तो आप, जैसे मैंने कहा कि पहले आप उनकी लैंग्वेज भी बोल रहे हैं, बिकॉज आपने उस कंपनी की रिसर्च की है, आपने बताया कि जी आप इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जी आपकी कंपनी ने फलाने ईयर में इतनी ग्रोथ की, ये हुआ वो हुआ। फिर आप उनकी लैंग्वेज में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में जब बात करना शुरू करते हैं तो आपके चांसेस दूसरों से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिकॉज हम सारे स्टूडेंट्स अगर MBA करके निकल रहे हैं तो हम सब ने एक ही चीज़ पढ़ी है। थोड़ा सा रोकूंगी मैं आपको इसी पे, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, मैं सलीम बात कर रहा हूँ जी, इस्लामाबाद से जी। तो मैंने इमरान साहब से ये पता करना है कि मैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल हूँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट का प्रोफेशनल हूँ, लेकिन पाकिस्तान में इतना कोई इसका स्कोप नहीं है यहाँ पर, और इतनी सैलरी वगैरह भी नहीं मिलती। तो मेरी इस वक्त उम्र 32 ईयर्स है। मैं अभी अपना सोच रहा हूँ, कभी कभार सोचता हूँ कि इसमें कोई स्कोप नहीं है यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पाकिस्तान में। तो क्या मैं अपनी फील्ड चेंज करूँ या मैं कहीं बाहर से जाऊँ और फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट में वहाँ पर कोई डिग्री करके फिर पाकिस्तान में आऊँ? फिर भी मुझे कोई इतना स्कोप नहीं लगता। क्या ये मैं अभी बाहर एडजस्ट हो सकता हूँ? नंबर 1 क्वेश्चन ये है मेरा। या सेकेंडली, अगर मैं एट दिस स्टेज, क्योंकि मेरी उम्र भी 32 ईयर्स है और इसमें मुझे तकरीबन कोई 10 साल लगे हैं प्रोफेशन में, तो क्या इस वक्त मेरे लिए अप्रोप्रिएट होगा कि मैं अपनी ये फील्ड चेंज करूं को कंटिन्यू करूं? ठीक है, थैंक यू सो मच जी। मेरे ख्याल से तो मतलब डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्योरिटी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत कम कंपटीशन है। सही। और उसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एंड आई नो कंपनीज़ के अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्लिक कर जाती है तो कभी हम जैसे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें तो मे बी हम वी कैन आप इनसे अगर वैसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो इनका कंट्रोल रूम से आप नंबर ले सकते हैं और आप इनसे पर्सनली भी बात कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। तो आई थिंक सिक्योरिटी एक ऐसे एरिया है जहाँ पे कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और कंपटीशन कम है। तो आपके ख्याल में उनको क्या करना चाहिए? उनको उसी पे स्टिक रहना चाहिए, राइट टाइम के लिए वेट करना चाहिए। बिकॉज अगर अभी एज तो इनकी माशाल्लाह 32 है, अभी भी चेंज कर सकते हैं, बट आई थिंक इसके अंदर अच्छी ग्रोथ है और इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छी कंपनी जरूर इनको अप्रोच। तो अभी वो फिलहाल इसी पे रहे इसी के साथ। अच्छा, और जो इकराम साहब ने आपसे पूछा था वही हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जी, इकराम साहब ने जो पूछा था कि जी प्रेजेंटेशन और किस तरह से आदमी जाता है, तो चूंकि यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स की बात हो रही तो मैं उसी पे थोड़ा सा स्टिक रहना कर रहा हूँ। तो जब वो बच्चा या लड़का या लड़की जब भी जाती है, अब जाहिर सी बात है उसकी ड्रीम जॉब होती है कि जी मुझे इस कंपनी का हिस्सा बनना है, मुझे इस कंपनी के साथ कुछ काम करना है। तो वो उसको उतना ही सीरियस ले और उसके बाद उसको उसी तरह से जाके प्रेजेंट करे, ये सारी बातों का ख्याल रखे, तो आई थिंक उनके जो चांसेस हैं दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए क्या अहम चीज़ें हैं जो उनको ख्याल रख के चलना चाहिए, जो उनको आगे फ्यूचर में काम आ सकती हैं? आप अगर कुछ टिप्स दें फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, और जो कि ग्रेजुएट्स होने वाले हैं, जिस तरह वो अपने एग्जाम को सीरियस लेते हैं, आई थिंक अपने करियर को उससे ज़्यादा सीरियस। ये मैसेज आप बाद में दीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूँ। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैम, मैं इमरान अली साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है और मैं जंग से बात कर रहा हूँ। जरूर कीजिए। मैंने BSc टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। अच्छा। और जब हमने एडमिशन लिया तो टेक्सटाइल का बहुत ज्यादा स्कोप था पाकिस्तान में। अच्छा। जैसे हम जंग से बिलोंग करते हैं और बई इलाके के हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं टेक्सटाइल ही करनी है आपने। तो टेक्सटाइल तो हमने कर ली सिर्फ वालिदैन के कहने से। टेक्सटाइल करने के बाद हमने देखा इंडस्ट्री में जॉब भी किया 1 साल। जॉब करने के बाद देखा और वैसे भी अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन किया, कुछ दोस्त मूव कर गया जर्मनी, कुछ ऐसे फॉरेन कंट्री में मूव कर गया। ठीक। लेकिन ना तो मैं मूव कर सकता हूँ और ना मैं सेटिस्फाई हूँ अपने फील्ड से। और 1 साल से मैं वैसे फ्री बैठा हूँ, टेंशन मेरे वालिद ज़्यादा समझते नहीं, वो मुझे ये कहते हैं कि आप दूसरे लड़कों से हार गए हैं। जो आपके हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा इंजीनियर भी हैं, हमेशा मेरे अब्बू कहते हैं आप दूसरे लड़कों से हार गए हैं। लेकिन यह है कि वो फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी उनको कहता हूँ, हमारी मतलब ज़मीनें हैं काफ़ी, जब भी उन्हें कहता हूँ वो ज़मीन बेचकर मुझे पैसे दे देते हैं। अच्छा। मैं बिल्कुल टेंशन में, क्या करूँ, फील्ड चेंज कर लूँ, कभी कहता हूँ MBA कर लेता हूँ, कभी। तो क्या मतलब आप ये फील्ड चेंज करते रहेंगे और ज़मीनें बिकती रहेंगी? समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं, कितनी जमीनें जो बिकती रहेंगी, कितने सालों तक बिकती रहेंगी जमीनें?
नहीं, 1 साल हुआ है ना मुझे। बस अब आप एक ही प्रोफेशन पकड़ ले, जमीनें बेच बेच के ये ना हो कि कुछ भी ना। चले सवाल आपका भी सवाल क्या है? मैंने बीएससी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग 2010 में। अभी क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना ये चाहता हूँ सर से कि मैं मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने फील्ड से। सही है। लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे फील्ड में अभी भी भेजना चाहते हैं कि आप अपने फील्ड में जाओ। क्यों वो चाहते हैं कि उनकी सारी जमीनें बिक जाएं? नहीं, वो चाहते हैं कि अपने फील्ड में जाओ, टेक्सटाइल में ही चले जाओ। हाँ। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं आपकी एज क्या है? एज क्या है? मेरी एज 24 है। 24 में जमीनें इतनी बिक गई हैं तो आगे क्या बनेगा? तो वो पूछना चाहता हूँ ना सर से कि मैं क्या बस करूँ। अब जो आपको ये बताएंगे ना, एक जमीन बेचें और वो काम शुरू कर दें, और उसके बाद कोई जमीन ना बेचेगा और आराम से वही काम कीजिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये जो प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहे हैं ये शायद बहुत सारे लोगों के साथ है। हमें तो एक कॉल आया बेसिकली। सबसे पहले देखिए, इन्होंने खुद ही बता दिया जो डिससेटिस्फैक्शन की रीज़न है कि इन पे इम्पोज किया गया था कि ये करना है। हाँ, जो कि वो नहीं करना चाहते, और जिसकी वजह से ये सारा ये उन्होंने जो भी 2-4 साल जो भी वेस्ट हुए उसके अंदर। हाँ। अब इनको इसमें इस तरह से करना चाहिए कि वो एक तो आखिरी ट्राई कर ले, अगर एक ज़मीन बेचे। नहीं, ज़मीन ना बेचे, पहले ट्राई कर ले कि लोकली या इंटरनेशनली कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। और मीनवाइल ये भी सर्च करे कि जी अगर कोई MBA या कोई दूसरी फील्ड जो कि वो कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है उनका, वो करें और फिर तब ज़मीन बेचें और तब ये काम कर सकते हैं। अच्छा, हम टिप्स मांग रहे थे, आप प्लीज़ जल्दी से वो बता दें, टाइम खत्म। जी, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे मैं कह रहा था, जितना वो एग्ज़ाम को सीरियस लेते हैं, जितना वो अपने GPA को सीरियस लेते हैं, उसी तरह करियर को सीरियस लें। और वही चीज़ एक ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी को डिफरेंशिएट करती है, बिकॉज उसके पास विजन होता है, उसका फोकस होता है, तो वो अकॉर्डिंगली चलता है। अदरवाइज ये कि कल को मुझे मीडिया में जॉब नहीं मिलती तो मैं कहता हूँ जी फलानी जगह जाके मैं एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, तो वो फिर डिससेटिस्फैक्शन और वो फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है और वो लाइफ में वो सक्सेस नहीं पाता वो। थैंक यू सो मच इमरान, आप शो पे आए, थैंक यू वंस अगेन। और हमें इतना अच्छा सबक मिला और इतनी चीज़ें पता चली, और HR वाले वैसे ही बहुत ज़रा टेक्निकली तरीके से समझाते हैं और समझ भी आ जाता है लोगों को। और लोगों के लिए आज ये सबसे, हमारे व्यूअर्स के लिए ये एक मैसेज जो हमने ये शो किया आज मीडिया आर्ट्स के ऊपर, फिल्म मेकिंग, एनिमेशन, जितनी भी हमने बातें की, हमारे गेस्ट आए, उन्होंने अपनी बातें बताई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये मैसेज है कि आपके पेरेंट्स के लिए, व्यूअर्स जो पेरेंट्स देख रहे हैं हमें, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वही चीज़ करें जो आपका दिल कहता है, जिसमें आप समझते हैं कि आप स्टैंड कर सकते हैं, वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, वही चीज़ करें। इम्पोज की हुई चीज़ को मत आगे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें आप ना एंजॉय कर सकेंगे, ना आपको मज़ा आएगा, और वो चीज़ वहीं की वहीं रह जाएगी। जब आप इंजॉय नहीं करेंगे तो उसमें ग्रोथ भी नहीं होगी, विच इज़ वेरी ट्रू। तो वही चीज़ करें जो आपका दिल मानता है। और पेरेंट्स के लिए भी बिल्कुल यही मैसेज है कि प्लीज़ अपने बच्चों को वो करने दें जिसमें उनका इंटरेस्ट है, उनके ऊपर इम्पोज मत करें। यही हमारे कहने का मकसद था, आज ये शो करने का भी यही मकसद था, ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले कि ये मीडिया, आर्ट या इन चीज़ों में आना कोई बुरी बात नहीं है। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आपके लिए हाजिर होंगी। कल जो है हमारा थर्सडे है, हारिस अज़मी हमारे साथ होते हैं, किस्मत कनेक्शंस होंगे और एक ज्वेलरी डिज़ाइनर होंगे हमारे साथ, उन पे हम बात करेंगे। आप हमें अपनी फीडबैक दे सकते हैं मॉर्निंग मसाला @news1tv.tv पे, मैसेजेस ऑन फेसबुक पेज हमारा मॉर्निंग मसाला के नाम से, उस पर हमें सजेशंस दे सकते हैं, हमें कोई अप्रिसिएशन दे सकते हैं तो आप उस पर भी हमें मैसेज करके कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। आपकी जो है फीडबैक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कल इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी एक नए शो के साथ। खुदा हाफिज़।